नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विपक्ष के साथ अब भाजपा के वो सहयोगी भी मांगों में आने लगे हैं जिन सहयोगियों की वजह से केंद्र में मोदी सरकार टिकी हुई है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और प्रोटेस्ट कर रहा है कि स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाया जाए, लेकिन अब विपक्ष को बीजेपी सरकार की बैसाखी यानी टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ भी मिल गया है। इन दोनों दलों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा और हैंडलूम पर लगाए गए जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। ये मांग लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान उठाई गई और इनके साथ राहुल गांधी जैसे नेता जिस पर घेर रहे हैं वो भी सरकार से हटाने की मांग की है। बजट पर बोलते हुए टीडीपी के नरसरावपेट और लाबू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि कई सदस्यों ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% से 12% करने की बात कही है। उन्होंने इंडेक्सेशन की बात कही है। टीडीपी सांसद ने कहा कि बाहर भी बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस पर गौर करेंगी और इंडेक्सेशन पर दोबारा विचार होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें वो सुरक्षित रूप से निवेश कर सकते हैं। हमें लगता है कि इसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा देवरायलू ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी को वापस लेने की भी मजबूत वकालत की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी है। अगर 75% लोगों के पास जीवन बीमा है तो उनमें से केवल 25% के पास स्वास्थ्य व चिकित्सा बीमा होगा। ये असमान संख्याएं हैं, इसका उल्टा होना चाहिए। अधिक लोगों के पास स्वास्थ्य या चिकित्सा बीमा होना चाहिए और कम लोगों के पास जीवन बीमा होना चाहिए, या कम से कम संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन किसी तरह ये एक दिशा में झुका हुआ है। इसे केवल तभी संबोधित किया जा सकता है जब जीएसटी कम किया जाए ताकि अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच मिल सके। इसके साथ ही जनसेना के मछलीपट्टनम सांसद ने भी मांग की है कि जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी वापस लिया जाए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज सदन में काफी नाराज नजर आए। विपक्ष की नारेबाजी के बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अपने आप को यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहे हैं। जयराम रमेश के बोलने पर धनखड़ ने कहा कि अमर्यादित आचरण मत अपनाइए। जयराम रमेश, हंसिए मत, आपकी आदतें मुझे पता हैं। अब मेरे पास एक ही विकल्प है, मैं अपनी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूँ। मैंने आज जो देखा है, सदस्य ने जिस तरह का व्यवहार किया, शारीरिक रूप से किया, जिस तरह का व्यवहार इधर से भी हुआ, मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए था उतना नहीं मिला है। इसके लिए मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। मैं अपने आप को यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन पर अखबारों के जरिए भी हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख अखबार, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मुझे लगातार चुनौती दी जा रही है। ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। ये चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये लोग सोचते हैं। दुखी मन से मैं कुछ समय के लिए अपने आप को यहाँ बैठने में सक्षम नहीं पा रहा हूँ। वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के नाम पर किसी संपत्ति को वक्फ के कब्जे में कैसे माना जाए, इसे फिर से तय करने के लिए सरकार एक विधेयक लाई है। इसमें वक्फ संपत्ति की परिभाषा से लेकर राज्यों में वक्फ बोर्डों के ढांचे को बदलने तक कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के मद्देनजर कहा है कि वो मौजूदा वक्फ कानून में किस तरह का कोई बदलाव मंजूर नहीं करेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए है। इसमें प्रस्ताव है कि राज्य सरकार वक्फ बोर्डों में एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त कर सकेगी। इसके अलावा प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में जिला कलेक्टर को ये जांच करने की ताकत देना कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी जमीन। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि अगर कलेक्टर ये निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एक उपखंड में यह भी कहा गया है कि ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि कलेक्टर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता। अखिलेश यादव ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती है भाजपा हित में जारी।
इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित होने के एक दिन बाद निराश विनेश फोगाट ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। विनेश ने एक्स पर लिखा, मां, कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई, आपके सपने और मेरी हिम्मत टूट गई है, अब मेरे पास और ताकत नहीं है, अलविदा कुश्ती 2001-2024, मैं हमेशा आप सभी की ऋणी रहूंगी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने के बाद कुश्ती को अलविदा कह दिया। इस पर भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि विनेश, तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है जिनके लिए तुम लड़ी और जीती। उन्होंने लिखा है, ये पूरे भारत देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है। खिलाड़ी के तौर पर उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम। बता दें, इससे पहले हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। सीएम ने लिखा कि हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वो सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। इसके बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इस पर विनेश के गुरु और ताऊ महावीर सिंह ने कहा है कि वो विनेश को मनाएंगे कि अभी संन्यास न ले और 2028 की तैयारी करे। महावीर फोगाट ने कहा कि हम चाहेंगे कि वो 2028 के लिए खुद को तैयार करे, वो बेहतर कर सकती है और खूब मेहनत की है, उससे हल्की सी चूक हो गई, अगली बार पदक लाएगी, हम सब उसको समझाएंगे। विनेश को लेकर कई राजनेता और कई विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ साजिश की गई है। इस मसले पर उनके ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि खेल के अपने नियम हैं, विनेश के साथ किसी तरह की साजिश नहीं हुई है, अगर ऐसा हुआ होता तो वो खुद कह देती। महावीर सिंह फोगाट ने खेल पर हो रही राजनीति को लेकर कहा कि सब गलत है, ओलंपिक के अपने नियम होते हैं, वजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, विनेश के साथ गलत होता तो खुद आकर कहती। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के जिस फाइनल मैच से पहले अयोग्य करार दे दी गई, उसमें अमेरिका की महिला पहलवान सारा हिल्डेब्रांट ने गोल्ड मेडल जीता है। सारा हिल्डेब्रांट ने क्यूबा की पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं सारा हिल्डेब्रांट ने विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। सारा ने कहा कि विनेश के लिए मुझे बुरा लग रहा है, विनेश के लिए कल का दिन अद्भुत था, उन्होंने कारनामा कर दिखाया था। सारा बोली, मुझे नहीं लगता कि विनेश को इस वक्त का अंदाजा रहा होगा कि इस तरह से उनका ओलंपिक अभियान समाप्त होगा। सारा ने कहा कि मुझे लगता है कि विनेश एक शानदार प्रतिद्वंदी, शानदार पहलवान और इंसान हैं। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल और उनके सपोर्ट स्टाफ को पेरिस ओलंपिक से वापस भारत भेजा जाएगा। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार अंतिम पंघाल के खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने अपना ओलंपिक विलेज एक्रीडेशन अपनी बहन को दे दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ के हवाले से बताया है कि अंतिम पंघाल और उनके पूरे स्टाफ को अनुशासनात्मक उल्लंघन के बाद वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले अंतिम पंघाल पेरिस महिला कुश्ती इवेंट के 53 किलोग्राम भार वर्ग में बुरी तरह से हारकर ओलंपिक से बाहर हो गई थी। बता दें, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम में भारत की ओर से भेजी गई थी, जिसमें पहले विनेश फोगाट का जाना तय माना जा रहा था। फिर वो क्यों नहीं जा पाई, इसके पीछे लंबी कहानी है। और फिर उनको 50 किलोग्राम वर्ग में जाना पड़ा, उसके लिए भी उनको क्या क्या नहीं करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक में भारत का अभी तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है। ये पूरी उम्मीद विनेश के बाद अब नीरज चोपड़ा पर है। आज नीरज चोपड़ा एक्शन में होंगे। ये मुकाबला आज भारतीय समय अनुसार रात 11:55 पर खेला जाएगा। बता दें, टोक्यो में 2021 में गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा था। पेरिस में वो मेडल डिफेंड करने वाले ओलंपिक इतिहास के 5वें और भारत के पहले जेवलिन थ्रोअर बनना चाहेंगे। वो व्यक्तिगत इवेंट में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं। ओलंपिक में अमेरिका बुधवार को 27 गोल्ड मेडल हासिल करने और इसमें चीन को पीछे करने के बाद पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। 25 गोल्ड के साथ चीन दूसरे स्थान पर है और टोटल मेडल्स में भी अमेरिका चीन से काफी आगे है। वहीं भारत के साथ लगातार निराशा हाथ लग रही है और अब भारत 3 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ बुधवार को तालिका में 67वें स्थान पर पहुंच गया।
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार गुरुवार को शपथ लेगी। रात 8:30 बजे के करीब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उनके साथ 1 दर्जन से अधिक सदस्यों के शपथ लेने की संभावना है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने बुधवार को एक बयान में ये कहा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 80 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक लगातार 11 साल मुख्यमंत्री के पद पर थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन से दुखी हूँ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।